हाय एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम। सो आज हम लोग एक और सुप्रीम कोर्ट का काफी एक अच्छा जजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाई एम आई सेइंग अच्छा? क्योंकि इससे हर जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इस वजह से एवरी जजमेंट इज गुड। ठीक है, तो केस का नाम है गोवर्धन एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, जजमेंट जो लिखा गया है वो नोंगमेई एइपम कोटेश्वर सिंह, ऑनरेबल जस्टिस कोटेश्वर सिंह का लिखा हुआ जजमेंट है। ठीक है, इसमें फैक्ट्स में नहीं जाते हैं, सीधे इसमें कुछ चीजों को कोर्ट ने जो एडजस्ट करा है हम लोग उसको आते हैं, और कुछ चीजों का जो कोर्ट ने समझाया है हम लोग सीधे उस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट चल रहे हैं, कई केसेस का इन्होंने रेलेवेंस दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो पार्ट होता है एनालिसिस बाय दिस कोर्ट। ठीक है, उसमें अगर हम लोग नीचे पढ़ के आएंगे, काफी बड़ा जजमेंट, मतलब काफी बड़ा नहीं, 62 पेजेस का जजमेंट है। ठीक है, अब इसमें देखिए सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करी गई है। As per Section 3 of Indian Evidence Act, a fact can be said to have been proved. A fact is said to have been proved when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of particular case, to act up on the supposition that it exists. ठीक है, तो यहाँ पे प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, जो तीन चीजें बेसिक बेसिक चीज तीन चीजें होती है ना, उसमें कोर्ट ने प्रूव्ड का सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के में जो प्रूव्ड डेफिनेशन है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करी है। ठीक है, आगे क्या कहता है? इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट अ लॉ डज नॉट कॉन्टेम्पलेट स्टिचिंग द पीसेस ऑफ एविडेंस इन अ वाटर टाइट कंपार्टमेंट। कितनी बढ़िया लाइन कही है। फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन अ क्रिमिनल केस इज नॉट प्रूफ बियॉन्ड ऑल डाउट्स बट ओनली बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। कहता भाई हम किसी एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में एविडेंस को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, कि भाई अगर ये हुआ तो इस एविडेंस का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहता है कि क्रिमिनल केसेस में जो हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, सॉरी टू से, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, ये प्रूफ बियॉन्ड ऑल डाउट्स नहीं है। मतलब आपको सारे डाउट्स को क्लियर करने की जरूरत नहीं है। किसी को अगर एक्विट करना है या किसी को कन्विक्ट भी करना है तो आपको सारे डाउट्स क्लियर करने की जरूरत नहीं है। आपको एक रीजनेबल डाउट जो है उसको क्लियर करना है। ठीक है, अब आके हम लोग ने कहा है कि जज ने कहा कि भाई ये रीजनेबल डाउट क्या होता है। इट विल बी रेलेवेंट टू डिस्कस एट दिस जंक्शन व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल डाउट। ठीक है, रीजनेबल डाउट हम लोग डिस्कस करेंगे। रीजनेबल डाउट में रमाकांत राय वर्सेस मदन राय काफी लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। आप इसको किसी भी अपने जहां पे भी आपको काम आएगा वहां पे इसको यूज करिए। ठीक है, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या अपना लिटिगेशन में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए इस केस को जरूर लिखिए। क्या कहता है? अब कहता है इट मीन्स दैट सच डाउट मस्ट बी फ्री फ्रॉम सपोजिशनल स्पेक्यूलेशन। ठीक है, सपोजिशनल स्पेक्यूलेशन मतलब कि हम लोग बात करते हैं ना कि सपोज करो ये हो गया हो, अगर ये हो गया होगा तो क्या हो गया होगा। ठीक है, हम लोग एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो रीजनेबल डाउट में ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए टेक्निकली। ठीक है, अगर मगर की बातें हम लोग नहीं करते हैं रीजनेबल डाउट को हटाने के लिए। इट मस्ट नॉट बी द रिजल्ट ऑफ माइन्यूट इमोशनल डिटेलिंग एंड द डाउट मस्ट बी एक्चुअल एंड सब्सटैंशियल एंड नॉट मेरली वेग अप्रहेंशन। ठीक है, अगर आपका डाउट सही में डाउट लायक है, ठीक है, अगर आपका डाउट सही में डाउट लायक है तभी हम लोग उसको रीजनेबल डाउट मानेंगे। ठीक है, अ रीजनेबल डाउट इज नॉट अ इमेजिनरी ट्रिवियल और अ मेरियल और merely possible doubt but a fair doubt based upon reason common sense as observed in रमाकांत राय वर्सेस मदन राय। वेरी इंपॉर्टेंट, रमाकांत राय और मदन राय का जो केस है वो किस चीज को एक्सप्लेन करता है? वो एक्सप्लेन करता है रीजनेबल डाउट को। ठीक है, अब रमाकांत राय और मदन राय में ये कुछ रीजनेबल डाउट के बारे में बात करी है। क्या कहता है? डाउट्स मस्ट बी एक्चुअल, डाउट्स मस्ट बी एक्चुअल एंड सब्सटैंशियल
doubts as to the guilt of accused person arising from the evidence or from the lack of it as opposed to mere vague apprehensions. ठीक है, जो आपका डाउट है दैट डाउट शुड बी जनरेटेड, वो डाउट आपका एविडेंस के पॉइंट पे ही जनरेट होना चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हाँ उसने तो गोली मारी ही होगी। ये डाउट तब जनरेट होगा जब आपको वेपन मिला होगा या आपको कुछ इस तरीके के एविडेंस मिले होंगे। ठीक है, अ रीजनेबल डाउट इज नॉट इमेजिनरी, ट्रिवियल और मेयरली पॉसिबल डाउट बट अ फेयर डाउट बेस्ड अपॉन रीजन, कॉमन सेंस। इट मस्ट ग्रो आउट ऑफ एविडेंस इन केस। कितनी बड़ी बात कही है कि भाई जो रीजनेबल डाउट जो आदमी के मन में होता है वो कहाँ से जनरेट होना चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट डाउट एनी पर्सन। ठीक है, आप किसी को कन्विक्ट करने जा रहे हो या किसी को एक्विट करने जा रहे हो तो उसके बेसिस पे जो आपको डाउट रीजनेबल, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो बात कही जाती है उसमें रीजनेबल डाउट का ये मतलब होता है कि जो डाउट जनरेट हो रहा है दैट शुड बी जनरेटेड बिकॉज ऑफ सम एविडेंस। ठीक है, ये कुछ केसेस है, आप इस जजमेंट को पढ़ लीजिएगा, मैंने जजमेंट का नाम तो आपको बता ही दिया था। ठीक है, एक और केस का रिलेवेंस दिया है शिवाजी साहेब राव बोबड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें भी एक छोटी सी बात कही है कि ओनली रीजनेबल डाउट्स बिलोंग टू अक्यूज्ड। ठीक है, अक्यूज्ड के आप ऊपर सिर्फ एक रीजनेबल डाउट ही कर सकते हो। ठीक है, आप जबरदस्ती का उसके ऊपर डाउट नहीं डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए रमाकांत राय जो मैंने ऊपर केस डिस्कस करा था, मदन राय, रमाकांत राय वर्सेस मदन राय, उसमें दो चीजें, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट कही गई है। टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट when they tend to occur together and the evidence of such events may also be said to be dependent। ठीक है, आप कभी कभार होता है कि आप ये दो एविडेंसेस हैं। ठीक है, दो एविडेंस आपस में डिपेंडेंट है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग हैपेंड। ठीक है, दो सिचुएशंस हैं, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन ये सिचुएशन हैपेंड। इस सिचुएशन के लिए आपके पास एविडेंस ए है, इस सिचुएशन के लिए आपके पास एविडेंस बी है। तो आप किसी और सिचुएशन को प्रूव करने के लिए या एविडेंस ला के यहां नहीं लगा सकते हो। आप या एविडेंस सिर्फ इस सिचुएशन में ही लगा सकते हो क्योंकि ये एविडेंस इस पे डिपेंडेंट है और ये एविडेंस वाज जनरेटेड आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कही गई है। While the protection given by criminal process to the accused is not to be eroded, at the same time, uninformed legitimization of trivialities would make a mockery of administration of justice। ठीक है, ये तो एक जनरल सी बात कही है, अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं जजमेंट में, उसमें भी ये भी कहा गया है कि जो क्रिमिनल प्रोसेस में अक्यूज को जो प्रोटेक्शन है उसको हम लोग एकदम खींच नहीं सकते हैं। ठीक है, उसी टाइम पे एट द सेम टाइम uninformed legitimization of trivialities would make a mockery of administration of criminal justice। So these are all very beautifully written lines। आप उसको यूज कर सकते हो अपने जजमेंट में, और इनफैक्ट दीज लाइन्स आर यूज्ड बाय ऑनरेबल जस्टिस वेंकट चिलैया। ठीक है, उन्होंने कहा था ये चीज, तो इसको आप याद कर लीजिए इस लाइन को और उसको यूज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और जजमेंट जज ने कहा है, द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ इन क्रिमिनल ट्रायल्स इज नॉट टू प्रूव द केस बियॉन्ड ऑल डाउट। ठीक है, सारे डाउट्स को आपको क्लियर नहीं करना है, सिर्फ रीजनेबल डाउट को क्लियर करना है। ठीक है, रीजनेबल डाउट कहाँ से आएगा, आपका रीजनेबल डाउट आएगा एविडेंस से। ठीक है, एविडेंस के बेसिस पे जो डाउट्स आ रहे हैं आपको उन्हीं डाउट्स को क्लियर करना है। फर्जी के डाउट्स आपको अपने मन में नहीं लगाना है कि हाँ हो सकता है इस आदमी ने ऐसा कर दिया होगा, ये तो डेली वेज लेबरर है तो कर सकता है, पढ़ा लिखा नहीं है ये सो इस कर सकता है, इस तरीके के डाउट्स नहीं है। अगर एविडेंस है वही रीजनेबल डाउट है और आपको बस उन्हीं को हटाना है अपने मन से। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक बात ये कही गई, एफआईआर के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बताई है जजमेंट ने। कहा क्या है, दो द एफआईआर इज नॉट अ पीस ऑफ सब्सटेंटिव एविडेंस। बहुत जरूरी चीज है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एफआईआर एक सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं। सब्सटेंटिव एविडेंस मतलब ये होता है कि आपने एविडेंस दिया, मतलब एज अ एविडेंस इट कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, दो द एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस स्पेशली व्हेन द कंप्लेनेंट डिड नॉट फुली सपोर्ट द कंटेंट्स ऑफ एफआईआर। ये देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि एफआईआर एक एविडेंस के तौर पे नहीं यूज कर सकते हैं
और उस केस में तो बिल्कुल ही नहीं यूज कर सकते हैं कि जिस केस में जो एक्चुअल कंप्लेनेंट है, जिसने एफआईआर लिखाई है जाके, वही उसके फैक्ट्स को अपने ट्रायल में बाद में जाके चेंज कर रही है। ठीक, लेकिन लेकिन क्या कहता है, yet it cannot be totally ignored as and is to be treated as relevant circumstances if the same is proved by the other prosecution witness। कितनी बढ़िया बात कही है। तो FIR is not a piece of substantive evidence, especially when complainant did not fully support the contents of FIR, yet it cannot be totally ignored and is to be treated as relevant circumstance if the same is proved by other prosecution witness। कह रहा भाई कंप्लेनेंट ने एफआईआर लिखाई और बाद में अपने ही जो आपने कंटेंट लिखाया है एफआईआर में उसको अपने बयानों में आप मैच नहीं कर पाए, लेकिन कोई और प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है आपके पास, जो और विटनेसेस है, उसने अगर उस कंटेंट को जस्टिफाई कर दिया, उसने उस कंटेंट को सही तरीके से पोर्ट्रे कर दिया, तो आप एफआईआर को एज अ सब्सटेंटिव एविडेंस ले सकते हो। ठीक है, BABLE बैबल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, इसको बैबल पढ़ेंगे, बबले पढ़ेंगे, व्हाटएवर। बैबल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में भी एफआईआर के बारे में कहा गया, वंस रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज प्रूव्ड बाय द पुलिस and the same is accepted on record by the court and the prosecution establishes its case beyond reasonable doubt by other admissible cogent and relevant evidence, it will not it will be impermissible for the court to ignore the evidentiary value of FIR। एफआईआर को हमने अगर अच्छे से प्रूफ कर दिया है, प्रोसिक्यूशन ने एफआईआर को प्रूफ कर दिया है एविडेंस लगा के, हर चीज लगा के, तो द कोर्ट हैज टू टेक दिस एफआईआर एज एन एविडेंस। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज कही गई है, मेरली बिकॉज PW1 हैज टर्न्ड हॉस्टाइल। PW1 इस केस में यहाँ पे हम लोग ये समझ लगते हैं, मेरली बिकॉज इफ समवन हैड टर्न्ड हॉस्टाइल it cannot be said that FIR would lose all its relevancy and cannot be looked into for any purpose। भाई FIR हुई, आदमी जिसने FIR लिखवाई उसका क्रेडिबिलिटी पे शक हो गया। ठीक, उसकी क्रेडिबिलिटी पे शक हो गया, आदमी आता है और एफआईआर को पूरी तरीके से आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट पुश असाइड एफआईआर एज एन अनक्रेडिबल, एज एन अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ एविडेंस। आगे जज भी काफी, ये तो फैक्ट्स में चला गया है वो। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जज सॉरी ऑनरेबल जस्टिस ने नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। ये देखिए, इन क्रिमिनल केसेस इट इज ऑफन द केस दैट द ऑफेंस इज विटनेस्ड बाय क्लोज रिलेटिव ऑफ अ विक्टिम whose presence on the scene would be natural। The evidence of such witness cannot automatically be discarded by labeling the witness as interested witness। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे इंटरेस्टेड विटनेस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, देखिए दो चीजें होती हैं, एक इंटरेस्टेड विटनेस होता है। ठीक है, पहले इंटरेस्टेड विटनेस समझ लेते हैं क्या होता है। एविडेंस का एक बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट है इंटरेस्टेड विटनेस का। A witness may be called interested only when he or she derives some benefit from the result of litigation। ठीक है, इंटरेस्टेड विटनेस की जो क्रेडिबिलिटी होती है बहुत वीक होती है। ठीक, which in the context of a criminal case would mean that the witness has a direct or indirect interest in seeing the accused punished due to prior enmity or other reasons and thus has a motive to falsely implicate the accused। ठीक है, तो यहां से हम लोग को समझ में आया कि इंटरेस्टेड विटनेस कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पे भी इंटरेस्टेड विटनेस के बारे में केस ने बताया है कि किसको हम लोग इंटरेस्टेड विटनेस मान सकते हैं, किसको नहीं मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे when finding of accused has been recorded by a trial court mainly on appreciation of oral evidence, it should not be lightly disturbed unless the approach of a trial court in appraisal of evidence is erroneous, contrary to well established principles of law or unreasonable। ठीक है, यहाँ पे भी बताया गया कि भाई ओरल एविडेंस को हम लोग इतनी आसानी से डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। हम लोग किस कब डिस्कार्ड करेंगे, जब जो अप्रोच थी ट्रायल कोर्ट की बहुत ही एरोनियस थी, बहुत ही गलतियां थी उसमें। ठीक है,
ये भी कुछ एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है पेज नंबर 56 पे। आप इस जजमेंट को जब डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो इस जजमेंट ने कई चीजें हम लोग को सिखाई, रीजनेबल डाउट सिखाया, एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू की बात हुई, इंटरेस्टेड विटनेस के बारे में बात हुई, सो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात हुई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। 15 मिनट की वीडियो है, मैं इतनी ज्यादा बड़ी वीडियोस बनाता नहीं हूँ बिकॉज पीपल डोंट वॉच इट। बट एनीवेज, if you are still here, thank you for watching, and I am really appreciative of your attention levels. Thank you.